ये सड़क के बीचों बीच बिना पीछे देखे अचानक रोक देते हैं। पीछे आ रही बाइक या स्कूटी वाले ब्रेक मारे, गिरे या मरे, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स के केसेस और वीडियोस ऑनलाइन आपने देखे होंगे, जहां 10 रुपए की सवारी के चक्कर में सामने वाले की जान जोखिम में डालते हुए ये ई रिक्शा वाले अचानक कट मार देते हैं। जब एक ई रिक्शा वाले ने पुलिया के एक बिजी रोड पे यू टर्न मार दिया और मोटरसाइकिल पे आ रहे एक 21 साल के लड़के की ई रिक्शा से टकराने की वजह से मौत हो गई। ई रिक्शा की कैपेसिटी होती है सिर्फ 4 लोगों की, लेकिन स्कूल टाइम पर उसमें 10 से 12 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिए जाते हैं। बच्चे सिर्फ सीट पर नहीं, ड्राइवर के बगल में, पीछे डंडे पर और आधे हवा में लटके होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि अरे प्रोफेसर, इतना तो चलता है, हम भी तो ऑटो में लटक लटक के आते थे। बात ये नहीं है। इस बात को समझो कि ई रिक्शा का सीन काफी अलग है। ई रिक्शा का स्ट्रक्चर काफी हल्का होता है। जब आप उसमें 10 बच्चे और उनके 5-5 किलो के बैग्स भर देते हो तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस ओवरलोडिंग या ओवरक्राउडिंग की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, उसमें इन स्कूल स्टूडेंट्स की सीवियर इंजरी या मौत सिर्फ तब तक दूर है जब तक ई रिक्शा का वो अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर एक शार्प टर्न नहीं ले रहा या फिर कोई बड़ा गड्ढा नहीं आ जाता। जैसे ही ऐसा हुआ, ई रिक्शा इतना अनबैलेंस्ड व्हीकल है कि वो तुरंत ही पलट जाता है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया में ई रिक्शा की कहानी लगभग 30 साल पहले 1995 में शुरू हुई, जब डॉक्टर अनिल राजवंशी लखनऊ गए हुए थे। इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री मिल चुका है डॉक्टर अनिल राजवंशी को साल 2022 में, और ये 1981 से ही निमकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अपने शहर लखनऊ में देखा कि कैसे दुबले पतले साइकिल रिक्शा वाले पसीने में लथपथ होकर सवारियां खींच रहे हैं। 21st सेंचुरी आने वाली है और आज भी इंसान को जानवर की तरह खींच रहा है। ये बड़ी ही इनह्यूमन प्रैक्टिस थी और टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने इसे बदलने की ठानी। लखनऊ से महाराष्ट्र वापस आते ही नारी इंस्टीट्यूट में इन्होंने तय किया कि वो इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे, और यहीं से साल 1995 में भारत में ई रिक्शा का पहला प्रोटोटाइप बनने की शुरुआत हुई। एग्जिस्टिंग साइकिल रिक्शा का जो मॉडल था, अपनी टीम के साथ मिलकर इन्होंने उसे मॉडिफाई करना शुरू किया, और शुरू से ही ये बात उनके दिमाग में एकदम क्लियर थी कि उन्हें 2 प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि जो ई रिक्शा वो बनाएंगे उन्हें वो सस्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अमीर लोगों वाली चीज नहीं थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि उन्हें उस ई रिक्शा के मॉडल को इंडियन सड़कों के लायक बनाना पड़ेगा। फिर अगले कुछ सालों में उन्होंने मोटर, बैटरी और चेसिस का इस्तेमाल करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे सके और लोड भी उठा सके। पूरे 5 सालों तक अलग अलग प्रोटोटाइप्स पे काम किया और फाइनली साल 2000 में जन्म हुआ एलेक्सा का। एलेक्सा इंडिया के पहले ई रिक्शा के रूप में ऑफिशियली दुनिया के सामने आया। एलेक्सा का मतलब था इलेक्ट्रिक रिक्शा। उन्होंने इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंट किया। अब एक तरफ डॉक्टर राजवंशी ने ये तो दिखा दिया कि इंडिया में भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बन सकता है, और दूसरी तरफ अपने देश में प्रोडक्ट रेडी होने के बावजूद भी सिस्टम रेडी नहीं था। डॉक्टर राजवंशी ने कई कंपनीज और पॉलिटिशियंस को अप्रोच किया, पर प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त की लेड एसिड बैटरीज भारी थी और महंगी थी, प्लस सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी भी नहीं थी, इसलिए कोई बड़ी कंपनी से मास प्रोड्यूस करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। एलेक्सा एक शानदार इन्वेंशन होने के बावजूद भी मास मार्केट में नहीं आ पाया। फिर काफी साल बीत गए और ई रिक्शा का आइडिया इंडिया में ठंडा पड़ गया। लेकिन साल 2012 आते आते दिल्ली में चाइनीज पार्ट्स वाले जुगाड़ू ई रिक्शास की बाढ़ सी आ गई। अगले 2 सालों में ई रिक्शास अनकंट्रोलेबली पूरे शहर में फैलने लगे और कोई रेगुलेशन नहीं था, इसलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नाम का शब्द ई रिक्शा की दुनिया में था ही नहीं। फिर 2014 में ये नौबत आ गई कि हाई कोर्ट ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से ई रिक्शास को दिल्ली में बैन ही कर दिया। फिर इतने सालों बाद डॉक्टर अनिल राजवंशी पिक्चर में वापस आए, और जब सरकार और कोर्ट्स कंफ्यूज थे कि क्या करें, तब डॉक्टर अनिल राजवंशी ने गवर्नमेंट को समझाया कि टेक्नोलॉजी को बैन मत करो, उसे रेगुलेट करो। उन्होंने ही वो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन सजेस्ट किए कि ई रिक्शा की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेफ्टी फीचर्स क्या होने चाहिए, और इसे मोटर व्हीकल्स एक्ट में कैसे फिट किया जाए। टेक्नोलॉजी को बैन मत करो, उसे रेगुलेट करो। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, पर रेगुलेट करने का मतलब सिर्फ एक नोटिस चिपकाना या 4 रूल बना देना नहीं है, जो हमारे नेता यूजुअली करते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, परमिट का वर्क फ्लो, ट्रेनिंग कंप्लीशन का प्रूफ, व्हीकल फिटनेस के रिकॉर्ड्स, वायलेशन का रिकॉर्ड, और एग्जीक्यूशन तभी होता है जब सरकार के पास एक प्रॉपर वर्क फ्लो हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे कंपनीज अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए उडू को यूज करती हैं। वर्क फ्लो, अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशन, रिमाइंडर्स, रिपोर्टिंग, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। मतलब रेगुलेशन पेपर पे नहीं, प्रोसेस में होता है, और प्रोसेस को रन करने के लिए चाहिए टूल्स, और ये टूल्स प्रोवाइड करता है उडू, जो कि बिजनेसेस का पूरा सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट करता है, कस्टमर्स को रियल टाइम अपडेट्स देता है और हर ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखता है। बिजनेसेस में अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और काफी लोग उसके मैनेजमेंट में स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन उडू अकाउंटिंग इज द सॉल्यूशन फॉर देम। उडू अकाउंटिंग एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस के सारे पैसे के रिकॉर्ड्स एक जगह ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। जैसे ही आप सेल करते हो या इनवॉइस बनाते हो, उडू खुद से अकाउंटिंग एंट्री बना देता है। मतलब मैनुअल कैलकुलेशन कम, गलतियां और भी कम। इसमें इनवॉइसेस, बिल्स, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स सब कुछ कनेक्टेड होता है। आप बैंक को उडू से लिंक कर सकते हो, जिससे बैंक ट्रांजैक्शंस खुद सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और मैचिंग हो जाती है।
इसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। टैक्स का भी टेंशन नहीं, उडू जीएसटी वेट जैसे टैक्सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है और रिपोर्ट्स रेडी देता है। मंथ एंड या ईयर एंड पर आपको बस एक क्लिक में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो रिपोर्ट मिल जाती है। सिंपल शब्दों में उडू अकाउंटिंग आपके बिजनेस का डिजिटल अकाउंटेंट है, जो फास्ट है, एक्यूरेट है और आपको क्लियर पिक्चर देता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। उडू मॉडर्न बिजनेसेस की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखी है, अभी के अभी चेक करो। खैर, अब कानून तो बन गया, गाइडलाइंस भी आ गई और लगा कि सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा, लेकिन कागज के लिखे रूल्स और सड़क की रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क निकला। डॉक्टर अनिल राजवंशी ने ई रिक्शाओं का फ्यूचर जो सोचा था, कहानी उससे एकदम अलग हो गई। आज 2025 आते आते वो ही ई रिक्शा जो डॉक्टर अनिल राजवंशी के हिसाब से एक सोल्यूशन होना चाहिए था, लोगों के लिए अब सर दर्द बन के रह गया है। पर जिस इंसान में थोड़ा भी दिमाग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से यही पूछेगा कि ई रिक्शा तो एक नॉन लिविंग थिंग है, आखिर उस बेजान व्हीकल की गलती कैसे हो सकती है? पक्का प्रॉब्लम कुछ और ही है। इंडिया में ई रिक्शाओं ने रोड्स की जो ऐसी तैसी कर रखी है ना, इसके पीछे हाथ सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग का तो नहीं हो सकता। फिर थोड़ा और डीपली मैंने फिगर आउट किया तो मुझे समझ आया कि इंडिया में हो रहे ई रिक्शा केओस के पीछे मेनली 3 रीजंस हैं। सबसे पहला फैक्टर तो वो जो इस नॉन लिविंग थिंग को यानी कि ई रिक्शा को चला रहे हैं, दैट इज ड्राइवर्स। दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर वो जिसकी वजह से ये व्हीकल सेफ्टी और प्रोटेक्शन के नाम पर धब्बा है, यानी कि इसका डिजाइन। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो जिसने ई रिक्शाओं को ऐसे ही खुलेआम सड़क पर भेड़ बकरियों की तरह चलने के लिए छोड़ दिया है, यानी कि सरकार। मैक्सिमम ई रिक्शा ड्राइवर्स अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल हैं। वो अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स एक डेंजरसली अनसेफ डब्बों के नीचे टायर लगा के उनको इंडियन रोड्स पे दौड़ा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो लोग देश में ये डिसाइड करेंगे कि किस शहर के किस एरिया में कितने ई रिक्शा मैक्सिमम अलाउड होने चाहिए, वो कभी ई रिक्शाओं से होने वाली दिक्कतों को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। क्योंकि वो सो कॉल्ड नेता या लॉ मेकर्स जब शहर में मूवमेंट करते हैं ना, तो उसे वीआईपी मूवमेंट बोला जाता है और उस समय पूरे शहर को रोक दिया जाता है। इसलिए इन्हें तो पता भी नहीं है कि एक आम आदमी को ई रिक्शा केओस से देश में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 10 दिनों की नाम की ट्रेनिंग से जिन लोगों को ई रिक्शा ड्राइवर बना दिया जा रहा है ना, इन ड्राइवर्स की आंखें सड़क पर नहीं बल्कि कस्टमर्स पर होती हैं। ये ड्राइवर्स सवारी रिफ्लेक्स नाम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इनका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, सवारी दिखी ब्रेक मारो, सवारी दिखी ब्रेक मारो। इन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि ब्रेक मारते वक्त उस ई रिक्शा की लोकेशन सड़क पे कहां है। ये सड़क के बीचों बीच बिना पीछे देखे अचानक रोक देते हैं। पीछे आ रही बाइक या स्कूटी वाले ब्रेक मारे, गिरे या मरे, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स के केसेस और वीडियोस ऑनलाइन आपने देखे होंगे, जहां 10 रुपए की सवारी के चक्कर में सामने वाले की जान जोखिम में डालते हुए ये ई रिक्शा वाले अचानक कट मार देते हैं। 10 दिनों की ट्रेनिंग में इंसान गाड़ी चलाना तो फिर भी सीख ले, लेकिन उसके अंदर ट्रैफिक सेंस थोड़ी ना डेवलप हो जाएगी। और ऐसे ही लैक ऑफ ट्रैफिक सेंस और यू टर्न का एग्जांपल हमें पिछली साल 27 अप्रैल को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, जब एक ई रिक्शा वाले ने एक पुलिया के एक बिजी रोड पे यू टर्न मार दिया और मोटरसाइकिल पे आ रहे एक 21 साल के लड़के की ई रिक्शा से टकराने की वजह से मौत हो गई। हुआ यह था कि दोपहर के 12:40 हो रहे थे और एक 21 साल का लड़का जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, वो अपने किसी काम से बाहर निकला था और वापस घर जा रहा था। यह घटना प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज पे घटित हुई थी। ये एक बिजी रोड है और अक्सर यहाँ ट्रैफिक तेज चलता है। बाद में जब सीसीटीवी फुटेजेस मिली तो पता चला कि घटना ऐसे हुई कि एक ई रिक्शा आगे चल रहा था, अचानक बिना किसी सिग्नल के ड्राइवर ने बीच सड़क पर उसका ई रिक्शा रोक दिया और फिर थोड़ी देर बाद एकदम से यू टर्न लेने की कोशिश की। पीछे से बाइक पे आ रहे लड़के के लिए ये सब प्रेडिक्टेबल नहीं था, क्योंकि ई रिक्शा ने अचानक रास्ता काटा तो उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। लड़का अपना बैलेंस खो बैठा, उसकी बाइक सीधा जाके ई रिक्शा से टकराई, बाइक पलट गई, उस लड़के का सिर भी ई रिक्शा से टकराया और वो वहीं रोड पे बेहोश हो गया। जिसे सबसे पहले मदद करनी चाहिए थी, वो ई रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसने रुकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसने जब यू टर्न लिया उससे पहले से ये बात उसे अच्छे से पता थी कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अगर वो वहां रुका तो लोग उसमें मार लगाएंगे, इसलिए ही ई रिक्शा ड्राइवर वहां से फरार हो गया। वो तो आसपास के लोग थे जिन्होंने इंसानियत दिखाई, गाड़ी रोकी, उसे हॉस्पिटल लेके भागे, लेकिन डॉक्टर्स ने लड़के को डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया, क्योंकि चोटें इतनी गहरी थी कि वो बच ही नहीं पाया। फिर बाद में लड़के के पिता ने किदगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई और तब जाके पुलिस ने उस ई रिक्शा ड्राइवर को ढूंढना शुरू किया। साफ पता चल रहा है कि इस हादसे की असली वजह अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी। ई रिक्शा ड्राइवर्स अक्सर बिना साइड मिरर देखे टर्न ले लेते हैं क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है, लेकिन पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी के लिए ये मौत का कारण बन जाता है। मैक्सिमम ई रिक्शा ड्राइवर्स में एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जीरो ट्रैफिक सेंस की। अपने देश के मैक्सिमम ई रिक्शा ड्राइवर्स को ट्रैफिक सिग्नल्स, इंडिकेटर्स या लेन ड्राइविंग का एल तक भी नहीं पता। इन्हें लगता है ई रिक्शा तो एक साइकिल है, ये तो कहीं से भी निकल जाएगा। रॉन्ग साइड ड्राइव करना इनके लिए नॉर्मल है, रेड लाइट जंप करना इनके लिए टैलेंट है और बिना इंडिकेटर दिए टर्न लेना तो इनके डीएनए में शामिल हो चुका है। वैसे भी मैक्सिमम ड्राइवर्स के पास उनका प्रॉपर लाइसेंस या ट्रेनिंग तो होती
होती ही नहीं है तो ये मेन रोड को भी उनकी कॉलोनी की गली समझ के रिक्शा चलाते हैं। ये रॉन्ग लेन में ड्राइविंग करने की वजह से शाम 7 बजे अभी कुछ दिनों पहले ही क्रिसमस की शाम को एक ऐसा सीवियर एक्सीडेंट हुआ कि बेचारे ई रिक्शा में बैठे हुए पैसेंजर की तो मौत ही हो गई। ये घटना नेशनल हाईवे 334 पे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के यादव ढाबा के पास घटित हुई थी। हाईवे पे एक ई रिक्शा चल रहा था जिसमें एक 55 साल के वृद्ध पैसेंजर बैठे हुए थे। दिक्कत ये थी कि ये ई रिक्शा हापुड़ की तरफ जा रहा था और हाईवे पे रॉन्ग साइड चल रहा था। ये बात तुम लोगों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हाईवे पे रॉन्ग साइड चलना अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है, क्योंकि सामने से भी जो व्हीकल्स हैं वो फुल स्पीड में आ रहे होते हैं। ऐसे ही सामने से एक कार ठीक ठाक स्पीड में आ रही थी। अब क्योंकि हाईवे पे स्पीड तेज होती है और अंधेरा वैसे ही हो चुका था, शाम के 7 बज चुके थे, तो कार के ड्राइवर को रॉन्ग साइड से आ रहा ई रिक्शा शायद देर से दिखा या वो संभल नहीं पाया, तो कार और ई रिक्शा की ऐसी जोरदार भिड़ंत हुई, ऐसा जोरदार हेड ऑन कोलिजन की इतनी तेज टक्कर की वजह से ई रिक्शा के तो परखच्चे ही उड़ गए। पैसेंजर की तो मौके पे ही मौत हो गई। चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें बचाने का वक्त ही नहीं मिला। ई रिक्शा का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और हादसे के बाद कार ड्राइवर तो अपनी कार छोड़ के मौके से फरार ही हो गया। बाद में जब पुलिस आई तो पुलिस ने ट्रैफिक क्लियर करवाने के बाद दोनों व्हीकल्स को सीज की। इस पूरे केस में एग्जैक्ट गलती किसकी थी ये तो कानून ही तय करेगा, पर इस बात में कोई दौराई नहीं है कि ई रिक्शा ड्राइवर शायद 2-3 किलोमीटर बचाने के लिए रॉन्ग साइड गया होगा, पर इस चक्कर में एक बेचारे इनोसेंट पैसेंजर की मौत हो गई। ड्राइवर के साथ तीसरी मेजर प्रॉब्लम होती है ओवरलोडिंग के ओवरडोज की। कैपेसिटी 4 लोगों की होती है पर ये उसमें 8 ठूंस लेते हैं। 2 एक्स्ट्रा लोग ड्राइवर के बगल में आ जाते हैं, 2 लोग पीछे लटक रहे होते हैं। इससे पूरे ई रिक्शा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाता है और क्योंकि ये गाड़ी हल्की होती है और टायर छोटे होते हैं तो थोड़ा सा शार्प टर्न लेते ही ये पलट जाता है। ऐसे काफी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जहां ओवरलोडेड ई रिक्शा पलटने से स्कूल के बच्चों और बुजुर्गों को या तो सीवियर इंजरीज हुई है या फिर कुछ केसेस में मौत तक हो गई है। ओवरलोडिंग की वजह से स्कूल के बच्चों की जान पे खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। द ट्रिब्यून की इस रिपोर्ट को देखो। दिल्ली में 150 से ज्यादा स्कूल्स की स्टडी की गई तो पता चला कि सिटी स्कूल्स के लगभग 60% बच्चों की जिंदगी कम्यूट करते वक्त रिस्क पे रहती है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के टॉप स्कूल्स के बाहर का हाल बयान किया गया है। ई रिक्शा की कैपेसिटी होती है सिर्फ 4 लोगों की, लेकिन स्कूल टाइम पर उसमें 10 से 12 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिए जाते हैं। बच्चे सिर्फ सीट पर नहीं, ड्राइवर के बगल में, पीछे डंडे पर और आधे हवा में लटके होते हैं। स्कूल बैग्स बाहर लटक रहे होते हैं। और बात सिर्फ ई रिक्शा की नहीं है, ई वैन्स, वो छोटी वाली बैटरी वैन्स का भी सेम ही हाल है। उनके दरवाजे तक बंद नहीं होते क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा भर जाती है अंदर तक। मोर इंपोर्टेंटली इसका सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है कॉस्ट फैक्टर। स्कूल बस की फीस 3000 से 5000 रुपए पर मंथ होती है। प्राइवेट कैब की फीस 2500 से 4000 रुपए पर मंथ होती है, पर ई रिक्शा वाला सिर्फ 800 से 1500 रुपए में ही पूरा महीना निकाल देता है। महीने भर में पेरेंट्स अपने बच्चों को हजारों रुपए का फास्ट फूड खिलाने से पहले नहीं सोचते, पर जब बच्चों के स्कूल जाने की बात आए तो सिर्फ कुछ हजार रुपए बचाने के लिए उन्हें ई रिक्शा जैसे अनसेफ व्हीकल में धकेल देते हैं। ऐसे में इन माँ बापों से सवाल तो बनता ही है कि क्या तुम्हारे बच्चों की जिंदगी की कीमत सिर्फ और सिर्फ कुछ हजार रुपए है क्या? ऐसे माँ बापों का आलस भी एक दूसरा बड़ा रीजन है कि डोर टू डोर कन्वीनियंस की वजह से ये अपने बच्चों के लिए ई रिक्शा चुन लेते हैं। इन पेरेंट्स को दिक्कत ये है कि स्कूल बस स्टॉप पर आती है, पेरेंट्स को वहाँ आना जाना पड़ता है, पर ई रिक्शा घर के दरवाजे से बच्चों को उठाता है और यही आराम पेरेंट्स को सेफ्टी इग्नोर करने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि अरे प्रोफेसर इतना तो चलता है, हम भी तो ऑटो में लटक लटक के आते थे। बात ये नहीं है। इस बात को समझो कि ई रिक्शा का सीन काफी अलग है। ई रिक्शा का स्ट्रक्चर काफी हल्का होता है। जब आप उसमें 10 बच्चे और उनके 5-5 किलो के बैग्स भर देते हो तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस ओवरलोडिंग या ओवरक्राउडिंग की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है उसमें इन स्कूल स्टूडेंट्स की सीवियर इंजरी या मौत सिर्फ तब तक दूर है जब तक ई रिक्शा का वो अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर एक शार्प टर्न नहीं ले रहा या फिर कोई बड़ा गड्ढा नहीं आ जाता। जैसे ही ऐसा हुआ, ई रिक्शा इतना अनबैलेंस्ड व्हीकल है कि वो तुरंत ही पलट जाता है। मंडावली के केसेस याद है ना? मंडावली और उसके आसपास के एरियाज जैसे जाफराबाद और पहाड़गंज में हाल ही में ऐसे दिल दहला देने वाले केसेस हुए जो हमें रुककर सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये ई रिक्शा की फैसिलिटी कितनी सेफ है। बात है पिछले साल अगस्त 2025 की जाफराबाद वाला केस। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद में एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। वो तीसरी क्लास में पढ़ती थी। ये एक घातक लापरवाही थी। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी और रास्ते में उनका ई रिक्शा अचानक पलट गया एंड सीधा उस बच्ची के ऊपर जा गिरा। बच्ची के सिर पर इतनी गंभीर चोट लगी कि उसकी जान चली गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट की और गहराइयों में जाने में पता चलता है कि बच्ची के पिता के बयान के मुताबिक आमतौर पर वो खुद अपनी बेटियों को स्कूटर से स्कूल छोड़ते थे या फिर वो पैदल चली जाती थी, लेकिन उस खास दिन वो नहीं जा पाए और गणेश चतुर्थी की तैयारियों की वजह से उनकी पत्नी बच्चों को ई रिक्शा से ले जा रही थी और बस उसी दिन ये हादसा हो गया। इसमें 2 बातें और हैं जो बहुत गंभीर हैं। एक तो ये कि हादसे के तुरंत बाद ई रिक्शा ड्राइवर मौके से भाग गया और दूसरी बात ये कि पिता ने दावा किया कि जिस सड़क पर यह हादसा हुआ उस सड़क पर ई रिक्शा का चलना बैन है। इसके बावजूद भी वो ई रिक्शा वाला वहाँ धड़ल्ले से चल रहा था। तो ये सिर्फ हादसा नहीं लगता बल्कि ये लापरवाही की पूरी चेन है। अब दिक्कत की बात यह है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई अकेला अनफॉर्चुनेट
स्ट्रेट एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसके ठीक एक महीने बाद दिल्ली में सितंबर 2025 में पहाड़गंज में एक और ऐसा ही हादसा हुआ। सिर्फ एक महीने के अंदर ही इस दूसरे केस में 16 साल की एक स्कूल की छात्रा की मौत हो गई जब वो जिस ई रिक्शा में थी वो तेजी से पलट गया। इस हादसे में 3 और लोग घायल भी हुए। सिर्फ एक महीने के अंदर 2 बच्चियों की मौत, दोनों स्कूल जाते समय, और दोनों का ई रिक्शा पलटने से जान गंवाना। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट यही वो पैटर्न है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़गंज वाले मामले में भी ड्राइवर जिसका नाम दिलीप था वो कथित तौर पर रेड लाइट तोड़ के भाग रहा था और हादसा हो गया। उसे तो पकड़ के लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन सवाल वही है, एक जैसी घटनाएं इतने कम समय में होना ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सिंगल ड्राइवर से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम उससे कई गुना ज्यादा गहरी है। इसलिए लोगों का अगला सवाल ई रिक्शा की डिजाइन पर उठने लगता है। सवाल ये उठता है कि ये ई रिक्शा इतनी आसानी से पलट कैसे जाते हैं? क्या इकलौता रीजन सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड है, या फिर ई रिक्शा की डिजाइन में ही कोई फंडामेंटल फ्लॉ है? और जब आप इस प्रॉब्लम की तह तक जाओगे तब आपको समझ आएगा कि जो भी ई रिक्शा पलटता है असल में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ओवरलोडिंग का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझो कि ई रिक्शा का डिजाइन एक खड़ी हुई माचिस की डिब्बी जैसा है। माचिस की डिब्बी जब खड़ी होती है तो हल्का सा धक्का लगने पर भी वो गिर जाती है, यानी कि वो बहुत अनस्टेबल होती है। ऐसे ही अब ई रिक्शा के डिजाइन को देखो, इसके पहिए काफी छोटे और एक दूसरे के पास होते हैं, मतलब इसका बेस बहुत छोटा और संकरा होता है, और इसकी बॉडी यानी कि ऊपरी हिस्सा ऊंचा और भारी होता है। तो पहले से ही फंडामेंटली बाय डिजाइन ई रिक्शा का संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया हुआ होता है। अब सोचो, इस माचिस की डिब्बी जैसे व्हीकल में जब आप 8 से 10 बच्चे और उनके 7-8 किलो के भारी भारी बैग्स भर देते हो तो क्या होता होगा? ऑब्वियसली ई रिक्शा का वजन और भी ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है और वो और भी ज्यादा अनबैलेंस्ड हो जाता है। दिस मींस ऐसा करने से ई रिक्शा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि संतुलन का पॉइंट जमीन से बहुत ऊपर चला जाता है, गाड़ी खतरनाक रूप से टॉप हैवी हो जाती है और फिर ऊपरी हिस्सा उस ई रिक्शा को खींचकर पलट देता है। एंड इंपोर्टेंटली रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि तेज रफ्तार प्लस अचानक यू टर्न लेना प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट होना, इस सब की वजह से ही जाफराबाद और पहाड़गंज वाले केसेस में दोनों लड़कियों ने अपनी जान गंवाई। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस गाड़ी का बेसिक डिजाइन ही इस तरह के हादसों के लिए व्हीकल को वल्नरेबल बनाता है। मोरओवर इसकी जो डिजाइन बेस्ड प्रॉब्लम है वो सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेकर नहीं है, इस ई रिक्शा की डिजाइन बेस्ड प्रॉब्लम अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर भी है। साफ साफ शब्दों में अगर कहूं तो ई रिक्शा में अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये एक खुले पिंजरे की तरह है। स्कूल बस या वैन में बॉडी होती है पर ई रिक्शा खुला होता है। अगर टक्कर हुई तो बच्चे सीधा सड़क पर गिरेंगे या दूसरी गाड़ी के नीचे आएंगे। कोई दरवाजा नहीं है जो उन्हें बचा सके, और ऐसे में जब कोई प्रोटेक्शन ही ना हो तो सिर्फ स्कूल के बच्चे अनसेफ नहीं है, बल्कि ई रिक्शा में नॉर्मली ट्रेवल कर रहे पेरेंट्स की गोदियों में मौजूद नवजात शिशु यानी कि इन्फेंट्स भी हद से ज्यादा अनसेफ हैं। न जाने ऐसे कितने ही केसेस हैं अपने देश में जहां चलते ई रिक्शा में से छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोदी से बाहर गिरा और उसकी मौत हो गई। ये घटनाएं भोपाल, अलीगढ़ और नोएडा से हैं और हर केस ई रिक्शा की सेफ्टी पर फिर से गंभीर सवाल खड़े करता है। एक केस तो पिछले महीने का ही है भोपाल का, जिसमें 9 महीने के बच्चे की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब एक ई रिक्शा एक खड़ी हुई कार से टकराकर पलट गया और उस ई रिक्शा में 8 लोग सवार थे, मतलब ये साफ तौर पर ओवरलोडेड था। टक्कर होते ही वो 9 महीने का बच्चा अपनी माँ की गोद से छटक कर गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब परिवार का आरोप है कि ड्राइवर बहुत तेजी और लापरवाही से चला रहा था एंड पुलिस ने नेग्लिजेंस का केस दर्ज करने की बात की है। जब एक अनसेफ खुले पिंजरे सा ई रिक्शा किसी भारी वाहन से टकराता है तो अंदर मौजूद पैसेंजर्स के साथ क्या होता है ये अगले अलीगढ़ वाले केस में भी देख लो। अलीगढ़ वाले केस में जिसमें 1.5 साल की बच्ची की ई रिक्शा से बाहर गिरने के बाद मौत हुई, उसमें ई रिक्शा नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से टकराया था और टक्कर का इंपैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि बच्ची माँ की गोद से उछलकर सीधा नाले में जा गिरी। जब तक उस बेचारी को नाले से निकाला गया तब तक उसकी डूबने से ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद लोगों में बहुत गुस्सा था और ड्राइवर मौके से भाग गया था। तो पहले मामले में कार से टक्कर और दूसरे में कचरे वाली गाड़ी से, लेकिन दोनों में एक दर्दनाक पैटर्न दिख रहा है कि बच्चा अपनी माँ की गोद में था और वहीं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित साबित हुआ। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ई रिक्शा बाय डिजाइन बीइंग एन ओपन व्हीकल हद से ज्यादा अनसेफ व्हीकल है ऐसे बच्चों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए। कोई सेफ्टी नहीं, कोई बेल्ट नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। माँ की गोद ही उन बेचारे बच्चों का सीट बेल्ट है जो टक्कर के वक्त सबसे पहले नाकाम हो जाती है। तीसरा केस नोएडा में हुआ। नोएडा में राघव नाम के बच्चे की मौत हुई, पर इस केस में टक्कर किसी कार या ट्रक से नहीं हुई थी। यहाँ टक्कर एक दूसरे ई रिक्शा से हुई। मतलब 2 ई रिक्शाओं की आपस में टक्कर भी इतनी ज्यादा जानलेवा हो सकती है, ये बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। टक्कर के बाद बच्चा माँ की गोद से गिरा, सिर में गहरी चोट आई और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। अब तक हमने 3 मामले देखे हैं, ओवरलोडिंग, बड़ी कचरे की गाड़ी से टक्कर और आपस में टक्कर। और यहाँ से हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि देखो टक्कर से मौत होना तो किस्मत की बात है, कभी भी किन्हीं भी 2 व्हीकल्स में आपस में टक्कर हो सकती है और कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है। पर यहाँ मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि ई रिक्शा का खुले पिंजरे जैसा होना अपने आप में इतना खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई अपनी इंडियन रोड्स ही इतनी महान है। क्योंकि जो चौथा केस है वो भोपाल से है और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि इस 1.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में कोई टक्कर हुई ही नहीं थी और यही बात ई रिक्शा के ओपन डिजाइन को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है।
है। इसका मतलब खुले ई रिक्शा से बाहर गिरकर मरने के लिए किसी दूसरे की गलती की जरूरत नहीं है। खुद में ही इन ई रिक्शाओं का डिजाइन प्लस अपने देश की जानलेवा सड़कें एक खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन है। इस केस में हुआ ये कि ई रिक्शा एक मामूली से गड्ढे या स्पीड ब्रेकर से उछला और बस उसी झटके से वो 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद से उछलकर सड़क पर गिर गया और सिर की चोट ने उसकी जान ले ली। मतलब एक मामूली सा बम्प भी मौत की वजह बन सकता है। तो इन चारों मामलों को अगर एक साथ रख के देखें तो तस्वीर बहुत साफ है। ओवरलोडिंग, ड्राइवर की लापरवाही, दूसरी गाड़ियों से टक्कर और कमजोर ढांचा, और यहाँ तक कि अगर सड़क पे सिर्फ एक गड्ढा तक भी आ जाए तो ये सब ई रिक्शा में बैठे हुए बच्चों के लिए एक्सट्रीमली अनसेफ है और जान तक जा रही है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, सारे के सारे रियल केसेस मैंने आपको हाथ की याद दिखाए हैं। अब छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हो या फिर माँ की गोद में बैठे हुए नवजात शिशु, ये जो खुला डब्बा इंडियन रोड्स पे ई रिक्शा के नाम पे घूम रहा है ना, ये 100% अनसेफ है। That's it. एंड अभी तक जो दो मेन प्रॉब्लम्स यानी कि ड्राइवर्स प्रॉब्लम और डिजाइन प्रॉब्लम के बारे में हमने बात की है ना, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी कि वीक रेगुलेशन की प्रॉब्लम। क्योंकि सरकार से अगर तुम जाके पूछोगे ना कि ये जो इंडियन रोड्स पे इतने सारे अनरजिस्टर्ड रिक्शास घूम रहे हैं, इंडियन रोड्स की इन ई रिक्शाओं ने जो इतनी ऐसी तैसी कर रखी है, इसके लिए तुम्हारे पास समाधान क्या है, तो इनके पास घुमा फिरा के सिर्फ एक ही समाधान निकल के आता है, और वो सॉल्यूशन ये कि हॉलीडेज, फेस्टिवल्स जैसे पीक टाइम पे शहर के हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में ई रिक्शा को बैन कर दो। बस ये समाधान है इनके पास। जबकि पास्ट में हमने बार बार देखा है कि अचानक से धड़ल्ले से ऐसे ई रिक्शास को बैन कर देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में इंडिया में ई रिक्शा की प्रॉब्लम बहुत गहरी है, बहुत डीप रूटेड है। पर गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन लगा के बस बीच बीच में जनता को यह दिखाना चाहती है कि देखो हम आपके लिए, ट्रैफिक के लिए कुछ कर रहे हैं। डीप रूटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, ध्यान से समझना। स्टेट गवर्नमेंट्स इन्हें संभालने में इतना फेल इसलिए हो रही है क्योंकि ये कहानी सिर्फ ट्रैफिक जैम की नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी है। इसमें सेफ्टी, पॉलिसीज और इंडस्ट्री की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। एज पर रिसेंट रिसोर्सेज, दिल्ली में रजिस्टर्ड ई रिक्शाज 1,20,000 से ज्यादा हैं और अनरजिस्टर्ड मिला के ये आंकड़ा दुगना हो जाएगा। ये बहुत बड़ी संख्या है और वीक रेगुलेशन की तरफ इशारा करती है। अगर इतने ज्यादा अनरेगुलेटेड ई रिक्शाज हैं तो इस बात को समझो कि कोई भी खरीद के कोई भी चला रहा है, भले ही उम्र हो या नहीं हुई हो। 14-14 साल के बच्चे भी आपने ई रिक्शाज रोड पर रगड़ते हुए देखे होंगे। वीक रेगुलेशन की मेजर प्रॉब्लम इलीगल चार्जिंग स्टेशंस की भी है, जिसकी वजह से आग लगने की घटनाएं एकदम नॉर्मल हो गई हैं। शाहदरा में ऐसी ही एक आग में 2 लोगों की जान चली गई। बात यह है कि ज्यादातर ड्राइवर्स प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ओरिजिनल महंगी बैटरीज की जगह सस्ती लेड एसिड बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, और ये सस्ती लेड एसिड बैटरीज ओवरचार्ज होने से फट सकती हैं, या इनमें से हाईली कोरोसिव सल्फ्यूरिक एसिड लीक हो सकता है। एक ड्राइवर ने बताया भी था, ओरिजिनल बैटरी 30,000 की है और कमाई दिन की 500 रुपए है, तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए वो सस्ती खतरनाक बैटरीज चुनते हैं। इसका मतलब ना ही तो क्वालिटी कंट्रोल है और ना ही सेफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चार्जिंग स्टेशंस में आग लगना तो एक बात हुई, पर कमजोर रेगुलेशंस का अगला एग्जांपल ये है कि दिल्ली में ई रिक्शाओं के द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में सिर्फ 1 साल में 47% की बढ़ोतरी हुई है। इस चौंकाने वाले नंबर का मतलब ये हुआ कि एनफोर्समेंट एजेंसीज या तो इन्हें नजरअंदाज कर रही हैं या फिर ये इतने ज्यादा हैं कि इन्हें मैनेज करना ही इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है। और इनफैक्ट दोनों ही बातें सच हैं। ग्राउंड लेवल पर रेगुलेशन लगभग नॉन एग्जिस्टेंट ही है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो हजारों ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स है ना, ये असल में मैन्युफैक्चरर्स है ही नहीं, ये सारे के सारे असेंबलर्स हैं। मतलब ये सब लेगो सेट की तरह चाइना से आए हुए इंपोर्टेड पुर्जे जोड़ जोड़कर बस तैयार कर देते हैं। ज्यादातर ई रिक्शा चाइना से आए सस्ते सीकेडी किट्स यानी कि कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स या फिर लोकल मार्केट में मिले घटिया पार्ट्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। और सबसे जरूरी हिस्से मोटर्स और कंट्रोलर्स भी लो क्वालिटी के होते हैं। 800 वॉट से 1.2 किलोवाट की मोटर पर जब 4 से ज्यादा सवारियां बैठती हैं तो व्हीकल की लाइफ 2 साल से ज्यादा नहीं चलती। ये भी समझो कि बैन करना भी सॉल्यूशन नहीं है, ये एक लेजी गवर्नेंस की निशानी है। हाल ही में जयपुर में कोशिश की गई थी, यहाँ मेरे शहर में वर्ल्ड सिटी एरिया में ई रिक्शास पर बैन लगा दिए थे, लेकिन इससे ट्रैफिक केओस कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। उनकी जगह ऑटो रिक्शास और प्राइवेट कार्स ने ले ली। नतीजा ये हुआ कि जौहरी बाजार, जहाँ पैदल चलने तक की जगह नहीं होती, वहाँ की एक पूरी लेन गाड़ियों की पार्किंग से भर गई। ई रिक्शास हटाने के चक्कर में वॉकिंग स्पेस ही खत्म कर दिया गया। इंपोर्टेंटली ये सिर्फ जयपुर का आइसोलेटेड केस नहीं था, श्रीनगर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहाँ जब कुछ मेजर रोड पर ई रिक्शास को बैन किया गया तो इससे उन गरीब कम्यूटर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हुई जो सस्ते ट्रांसपोर्ट पर निर्भर थे, और ऑटो रिक्शा वालों ने इसका जम के फायदा उठाया। जैसे ही ई रिक्शा हटे तो ऑटो रिक्शा वालों ने मनमाने दाम वसूलना शुरू कर दिया। तो असल में ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक ई रिक्शा की नहीं, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की है। स्टेट गवर्नमेंट्स इसलिए फेल हो रही हैं क्योंकि असल में ये उनकी नाकामी है एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की। सरकारें सिम्टम्स जैसे कि ट्रैफिक और एक्सीडेंट्स में फोकस कर रही हैं, लेकिन मेन बीमारी जैसे सब स्टैंडर्ड पार्ट्स, लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसी और कमजोर रेगुलेशंस पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि पॉलिसीज इसलिए फेल हो रही हैं क्योंकि वो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रही हैं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा और ड्राइवर्स के लिए अफोर्डेबल सेफ ऑप्शंस नहीं होंगे, तब तक सिर्फ बैन लगाने से कुछ नहीं बदलेगा। ये एक मल्टी लेवल फेलियर है जहाँ सेफ्टी, क्वालिटी और पॉलिसी तीनों को ही साइडलाइन कर दिया गया है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ई रिक्शा को रेगुलेट करने के नाम पे
आंख बंद करके उस पर बैन ठोक के गवर्नमेंट कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी और उन गरीब ड्राइवर्स की रोजी रोटी को तो खत्म नहीं कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के गवर्नमेंट का काम है सेफ्टी और सर्वाइवल के बीच में एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन निकालना, ना कि आलसी होकर ये अनाउंस कर देना कि इस जगह पर इतने समय तक ई रिक्शास बैन है। अब अगर आप कभी ऑफिस से घर जाते वक्त ट्रैफिक में फंसे हो, मतलब वो वाला ट्रैफिक जहां चारों तरफ से ई रिक्शाओं ने आपको ऐसे घेर रखा हो जैसे हिलने की भी जगह ना हो, हर तरफ से हॉर्न बज रहा है, कोई लेफ्ट से काट रहा है, कोई राइट से काट रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में अगर आपने भी कभी भी ये सोचा है कि यार इन ई रिक्शाओं को सरकार बैन क्यों नहीं कर देती, पूरा देश सुधर जाएगा, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, ये सब अगर आपके साथ कभी हुआ है पास्ट में, तो अब जो मैं ई रिक्शा के सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूं, आप उन सॉल्यूशन से पूरी तरह से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले तो ये समझो कि मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि इंडिया में ई रिक्शास को बैन कर देना एक लेजी गवर्नेंस की निशानी है, और कैसे ये सिर्फ एक लक्षण का इलाज है, बीमारी का नहीं। देखो, बैन कर दो वाला जो हंगामा हो रखा है, उसके शॉर्ट टर्म फायदे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे पहला तो ये कि ट्रैफिक में फौरन सुधार दिखेगा, जो कंजस्टेड इलाके हैं वो एकदम साफ नजर आने लगेंगे। दूसरा, अनट्रेन्ड ड्राइवर से जो हादसे होते हैं उनमें कमी आएगी। और तीसरा, पुलिस के लिए नियम लागू करना बहुत आसान हो जाएगा, झंझट ही नहीं रहेगा। लेकिन ये फायदे जितने सुनने में अच्छे लग रहे हैं, क्या असलियत में उतने ही अच्छे हैं? इस बात को समझो कि ये सारे के सारे फायदे इंडिया जैसी डेंसली पैक्ड और हाईली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर एक इल्यूजन की तरह है, एक भ्रम की तरह। इसे आप इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हो। मतलब आपको लगेगा कि आपने प्रॉब्लम पर काबू पा लिया है, पर असल में कुछ नहीं हुआ। आपने बस उस प्रॉब्लम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर छुपा दिया है, क्योंकि असली कहानी शुरू होती है इसके लॉन्ग टर्म नुकसान से, जो कि इन छोटे मोटे फायदों से कई गुना बड़े हैं और काफी ज्यादा गंभीर भी हैं। बैन करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है लाइवलीहुड डिस्ट्रक्शन, यानी कि रोजगार पर हमला। क्योंकि आप यहाँ कोई 100-200 लोगों की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि पूरे लाखों ड्राइवर्स और उनके परिवार वालों की बात कर रहे हो। उनकी आमदनी का जरिया रातों रात खत्म हो जाएगा। इंडिया पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, और अगर सडन बैन लगा दिया तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा कर देगा। बैन करने में प्रॉब्लम ये है कि ये सब सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि 3 टायरों के ऊपर ये अनसेफ डब्बा जो इंडियन रोड्स पे वायरस की तरह फैल रहा है, कभी ना कभी फ्यूचर में एक दिन ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अनरेगुलेटेड ई रिक्शास को बैन मत करो, पर सबको एक साथ बैन करना पॉसिबल नहीं है। लाखों ई रिक्शास जो देश में हैं, अगर बैन कर दिए गए तो उनका होगा क्या, और उसके साथ ही उन लोगों का क्या होगा जो इन पे निर्भर हैं। आपने भी देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन से उतर के लोग रोज 10-20 रुपए देकर अपने घर पहुंच जाते हैं। उनके लिए तो ये लाइफलाइन है। बैन करने से एक मोबिलिटी क्राइसिस पैदा होगा, यानी कि आने जाने का संकट, खासकर गरीब और वर्किंग क्लास लोगों के लिए, जिनके लिए महीने में 200-500 रुपए की बचत भी मायने रखती है। अगर ई रिक्शास हट गए तो उन्हें मजबूरन 50-60 रुपए वाले ऑटोज लेने पड़ेंगे, और उनके महीने के बजट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर ई रिक्शाओं को सडनली बैन कर दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स ऑल ऑफ अ सडन ऑटो ड्राइवर बनके इंडियन रोड्स पे फिर ऑटो की बाढ़ नहीं ला देंगे। ई रिक्शास को बैन करके एक तो आप लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो, ऊपर से एक आम आदमी का सफर भी महंगा कर रहे हो। और इसके अलावा बैन करने से क्या ये प्रॉब्लम सच में सड़क से हट जाएगी? मेरा तो मानना है कि ये प्रॉब्लम बस अंडरग्राउंड हो जाएगी। एनवायरमेंट पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा और लोग वापस पेट्रोल डीजल वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चले जाएंगे। तो आपने कंजेशन की समस्या को थोड़ा कम किया, लेकिन उसकी जगह हवा में थोड़ा पॉल्यूशन और बढ़ा दिया। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में 4 नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, क्योंकि ये ई रिक्शास रोजाना 100 करोड़ किलोमीटर चलते हैं, वो भी बिना धुआं छोड़े। अगर इतना पॉल्यूशन बचाना होता तो हमें 200 करोड़ नए पेड़ लगाने पड़ते। मतलब ये हवा को साफ रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा जब ये बैटरी से चलते हैं तो पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। रोज का करीब 5 करोड़ लीटर पेट्रोल बचता है। इससे इंडिया को बाहर के देशों से तेल कम मंगवाना पड़ता है, जिससे देश का इंपोर्ट बिल कम होता है। तो इस बात को समझो कि ई रिक्शा खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके आसपास की सिस्टम की कमी में है। असली प्रॉब्लम रेगुलेटरी वॉइड की है, यानी कि नियम कानून के ढांचे की कमी की है, और ये एक सिस्टम डिजाइन फेलियर है। इसका मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिस सिस्टम में ये गाड़ी चल रही है। अगर आप इसको थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको भारत के शहरों में एक मिसिंग मिडलमैन इन अर्बन मोबिलिटी दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के लिए अपनी कार्स या फिर ओला उबर जैसी कैब्स हैं, और दूसरी तरफ बाकी जनता के लिए भीड़ से भरी बसेस। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह थी, सस्ती, आसानी से मिलने वाली और आखिरी कोने तक पहुंचाने वाली सवारी की। ई रिक्शास ने उस खाली जगह को भर दिया है। बस ये एक तरह का इनफॉर्मल इनोवेशन है, एक जुगाड़ है जो असली जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप पैदा हुआ। तो ये सिर्फ एक सॉल्यूशन था जो बिना किसी नियम कायदे की वजह से एक प्रॉब्लम बन गया। ट्विटर पर बैठ के अगर कोई इंसान रैंडमली लिख दे कि पूरे देश में ई रिक्शास को बैन कर दो, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो उस बंदे को प्रॉब्लम्स की गहरी समझ ही नहीं है, और दूसरी बात वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशन की ओर देख रहा है। जबकि असली सॉल्यूशन सिर्फ तब निकल सकता है जब आप देश के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम की गहराई में जाके उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करोगे। ये समझोगे कि अनलिमिटेड सप्लाई सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से ई रिक्शास अपने देश में इतने बेकाबू हो गए हैं। मतलब कितने भी ई रिक्शा सड़क पे आ सकते हैं, कोई रोक टोक, कोई लिमिट नहीं है। अगर गाड़ियां हर रोज
बढ़ती जा रही हैं, तो शहर की सड़कें थोड़ी ना एक्सपेंड हो रही हैं। सड़कें तो उतनी की उतनी है ना। आपको खुद को ऐसा लगता होगा जैसे हर हफ्ते सड़क पर 100 नए ई रिक्शाज आ जाते हैं। नो रूट डिसिप्लिन एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये तय ही नहीं है कि ई रिक्शा कहां चलाना है और कहां नहीं, स्पेशली लेन्स के केस में। सोचो ये एक लो स्पीड गाड़ी है जिसकी स्पीड मुश्किल से 25 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियों के बीच चलती है। इससे ना सिर्फ ट्रैफिक धीमा होता है बल्कि भयानक एक्सीडेंट्स का खतरा भी बना रहता है। आपने खुद कितनी बार देखा होगा फ्लाईओवर पर बस और कार के बीच में ई रिक्शा जा रहा होता है। अजीब भी लगता है और डर भी लगता है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी असल में उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितनी की बाकी की दो प्रॉब्लम्स। मतलब इनके लिए कोई अलग से स्टैंड नहीं है, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, कोई सेफ चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। इसलिए ये ई रिक्शाज मेट्रो स्टेशन के मेन गेट को या बस स्टैंड के सामने की जगह को ही अपना स्टैंड बना लेते हैं, जिससे पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। बस और मेट्रो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, और ई रिक्शा इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट लेयर है जो लोगों को उनके घर से, उनकी गली से इस बैकबोन तक जोड़ता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लेकिन अगर ये लेयर ही अनरेगुलेटेड हो तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, और अभी हमारे शहरों में वो ही हो रहा है। तो अगर बैन करना गलत है और असली प्रॉब्लम सिस्टम में है, तो इंडिया में हो रहे इस ई रिक्शा केओस का आखिर फाइनल सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इन्हें खत्म करना नहीं, इन्हें सिस्टम में जोड़ना है। दैट मीन्स फॉर्मलाइज, डोंट एलिमिनेट, यानी कि इस इनफॉर्मल सेक्टर को एक फॉर्मल ढांचे में लाओ, इसे खत्म मत करो। और इसके लिए पता है हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें वो चाहिए जो अपने देश में शायद कभी ना हो पाए। इसके लिए हमें बैन करने वाली लेजी गवर्नेंस की जगह रेगुलेट करने वाली इंटेलिजेंट गवर्नेंस चाहिए। और जिस देश के मैक्सिमम नेताओं का साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग में पहले से ही हाथ तंग हो, उस देश के नेताओं के लिए इंटेलिजेंट और गवर्नेंस, ये दोनों शब्द एक ही सेंटेंस में यूज करके तुम इंटेलिजेंट शब्द की कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हो, ये तुम अच्छे से जानते हो। क्योंकि आगे मैं जो तुम्हें सॉल्यूशंस बताने वाला हूं, वो सॉल्यूशन सुन के तुम्हें ये तो समझ आ जाएगा कि हाँ यार, बैन करना तो सॉल्यूशन नहीं है, रेगुलेट करना सॉल्यूशन है। लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे दिमाग में ये भी बात चलेगी कि यार अपने देश के नेताओं से ये ना हो पाई। तो देखो, पहला बड़ा सॉल्यूशन है कंट्रोल एंड कैटेगराइज, यानी कि सबसे पहले इन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और इनकी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले ई रिक्शास के लिए कानून में एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी, ELMV, यानी कि इलेक्ट्रिक लास्ट माइल व्हीकल। इस कैटेगरी में कुछ चीजें मैंडेटरी करनी होंगी, जैसे गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लाइट्स ठीक हो, ब्रेक्स ढंग से काम कर रहे हो, स्पीड गवर्नर्स लगे होने चाहिए जो 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड ना जाने दें, और मोस्ट इंपोर्टेंट, हर सिटी के लिए एक साइंटिफिक कैपेसिटी लगानी होगी। इस साइंटिफिक कैप का मतलब है कि शहर की पॉपुलेशन, सड़कों की चौड़ाई और ट्रैफिक के बोझ का साइंटिफिक एनालिसिस करके ये डिसाइड करना होगा कि उस पर्टिकुलर सिटी में कितने ई रिक्शा की जरूरत है और कितने चल सकते हैं। मान लो दिल्ली के लिए ये नंबर 50,000 डिसाइड होता है, तो सिर्फ 50,000 परमिट्स ही जारी किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी एक नया ई रिक्शा रैंडमली सड़क पे ले आया, जैसा कि आज के दिन होता है। चाइना से माल उठाया, असेंबल करवाया और अंडर एज बच्चों को नौकरी देने के नाम पे ई रिक्शा चिपका दिया। आई कैन बेट कि सिर्फ इस सप्लाई को कंट्रोल करने से 50% से ज्यादा केओस अपने आप ही हल हो जाएगा। क्योंकि आज के दिन दुगने से भी ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पे ऐसे मनमर्जी से दौड़ाए जा रहे हैं जो रेगुलेटेड ही नहीं है। इन शॉर्ट, सिर्फ गाड़ियों की गिनती फिक्स कर देने से आधा काम हो सकता है। अब दूसरा सॉल्यूशन है जोनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब इनकी जगह फिक्स करो और उनके लिए सुविधाएं बनाओ। इसमें जीपीएस ट्रैक का इस्तेमाल करके किसी भी एक सिटी की रोड्स को अलग अलग जोन्स में बांटा जाए जो ई रिक्शाओं का असली इलाका होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनी की सड़कों से मेट्रो स्टेशन तक आने जाने के रास्ते, ये इनका जोन है। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। सिर्फ जोन बना देने से कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट ये है कि आप सिर्फ रूल्स बनाकर छोड़ नहीं सकते, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो स्टेशन से 50 मीटर दूर डेडिकेटेड ई रिक्शास बेस बनाने होंगे जहां वो सवारियों को उतार और चढ़ा सकें। इससे वो स्टेशन के गेट पर भीड़ नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस का एक पूरा नेटवर्क बनाना होगा ताकि वो घरों में अनसेफ तरीकों से चार्जिंग ना करें। यहाँ तक आपको ये समझ आ रहा है कि गाड़ी को कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसकी जगह को फिक्स करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। पर ड्राइवर का क्या? ड्राइवर को कैसे सुधारा जाए? क्योंकि जो लोग देश में ई रिक्शास की अपफ्रंट बैन की डिमांड कर रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि जैसे ही देश में ई रिक्शा बैन होगा ना, वैसे ही ड्राइवर भी बैन हो जाएंगे, ड्राइवर भी जाके अपने घरों पे बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ध्यान रहे, बीइंग ड्राइवर ही उनकी एकमात्र स्किल है, और अगर उन्हें ढंग से ट्रेन नहीं किया गया तो वो ई रिक्शास को बैन करने के बाद किसी और व्हीकल को पकड़ लेंगे और उसको रगड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन ये है कि हमें ड्राइवर प्रोफेशनलिज्म पे बहुत फोकस्ड होकर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि ड्राइवर को एक साधारण ड्राइवर से एक प्रोफेशनल, जिम्मेदार नागरिक की सोच देनी पड़ेगी। ये सुनने में बहुत अच्छा सा लग रहा होगा, पर ग्राउंड रियलिटी में अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी तो है। क्योंकि सिर्फ यूनिफॉर्म और बैज देने से जमीनी हकीकत थोड़े ना बदल जाएगी। सिर्फ यूनिफॉर्म से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो 7 से 10 दिन की एडिशनल ट्रेनिंग सभी ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मैंडेटरी करनी पड़ेगी। इस ट्रेनिंग में ट्रैफिक के रूल्स, ई रिक्शा में बैठे हुए पैसेंजर्स की सेफ्टी और सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि लोगों से कैसे बात करनी है, ये सब सिखाया जाए। मजाक सा लग रहा है ना सुनने में कि ये अनपढ़ गंवार ई रिक्शा ड्राइवर जो लोगों को गालियां देते हुए चलते हैं,
ये लोगों से अच्छे से बात करेंगे क्या? पर ध्यान रहे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और अगर आप रिवॉर्ड रखोगे तो ई रिक्शा ड्राइवर एटलीस्ट ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें सीखेगा। ग्राउंड पे कितना इंप्लीमेंट करे कितना नहीं, ये बाद की बात है। रिवॉर्ड जैसे कि ये 7 से 10 दिन की एडिशनल ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही उन्हें एक स्पेशल लाइसेंस दिया जाए। अब आती है यूनिफॉर्म और QR कोड वाले बैच की बात। ध्यान रहे, डिग्निटी ब्रिंग्स डिसिप्लिन। जब आप किसी को एक पहचान देते हो, एक इज्जत देते हो, तो वो बंदा खुद भी एक जिम्मेदारी से काम करता है। ये बेसिक साइकोलॉजी है और ये बात आम जिंदगी में भी लागू होती है। अब ठीक है, आपने ई रिक्शास को लेकर रूल्स बना दिए, ट्रेनिंग दे दी, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को, इस सब कुछ को लागू कौन करेगा? ई रिक्शा ड्राइवर्स के हाथों रूल्स का तोड़ना एक आम बात है। आप चाहे कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, फिर भी ये लोग रूल्स तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। और यहीं से हम चौथे और मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन पे आते हैं, टेक बेस्ड रीइंफोर्समेंट, यानी कि रूल्स को लागू करवाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप सिर्फ ट्रैफिक पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते, टेक का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि पूरे शहर में हर जगह स्मार्ट कैमरास लगाना और उसके थ्रू ट्रैफिक को मॉनिटर करना। अरे प्रोफेसर, आपका दिमाग घूम गया है क्या? पूरे शहर में CCTV कैमरास, क्या बात कर रहे हो? इतना पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? मैं जानता हूं तुम्हारा ये सवाल सही है, पर तुम्हारा यह सवाल सिर्फ तब तक ही सही है जब तक एक अगला बड़ा करप्शन नहीं पकड़ा जा रहा। इस वीडियो को देखने के कुछ हफ्तों में आपके सामने फिर से कोई ना कोई ऐसी न्यूज आएगी कि इस नेता के पास 200 करोड़ पकड़े गए, या फिर ये IAS या पुलिस वाला 100 करोड़ की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। अब तो नॉर्मल हो गया है ना अपने देश में, हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी न्यूज आई जाती है। तब तुम लोगों को दोबारा समझ आएगा कि यार इतना पैसा है तो सही सरकार के पास कि अपनी सिटीज और ट्रैफिक को कैमरा से मॉनिटर किया जा सके। और तब ही तुम्हें यह भी समझ आएगा कि दिक्कत पैसे की नहीं, दिक्कत नियत की है। खैर, कैमरा से भी आगे बढ़ के सरकार हर ई रिक्शा पर एक QR कोड या फिर एक RFID टैग लगा सकती है। हर ई रिक्शा को GPS से ट्रैक किया जाए, ताकि अगर कोई ई रिक्शा ड्राइवर अपने ग्रीन जोन से निकलकर रेड जोन, फॉर इंस्टेंस जैसे फ्लाईओवर पर जाता है, तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसके फोन पर चालान भेज देगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस की जगह एल्गोरिदम काम करे। ये पीक टाइम है कि हम इस बात को अच्छे से समझें कि अपने देश में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इंसानी दखलंदाजी कम करनी चाहिए, ताकि रिश्वतखोरी भी कम हो सके। इससे लॉ एनफोर्समेंट 24 घंटे बिना किसी भेदभाव के होगा। 100 बात की एक बात यह है कि अल्टीमेट सॉल्यूशन कोई एक बटन दबा के बैन कर देने जैसा आसान नहीं है। ये रूल्स, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का एक मिला जुला, सोचा समझा प्रोसेस है। इस पूरे केओस को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करने के बारे में है जो काम भी करे और सेफ भी हो। इंडिया अभी वेस्टर्न कंट्रीज से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्राउंड लेवल पे अभी काफी पीछे है। किसी साफ सुथरे देश के सारे सॉल्यूशंस अपने देश में एज इट इज लागू नहीं हो सकते। सॉल्यूशन ये नहीं होता कि दुबई में ई रिक्शा नहीं है, अमेरिका में ई रिक्शा नहीं है, तो इंडिया में भी ई रिक्शा बैन कर दो। इंडिया के सॉल्यूशन इंडिया के हिसाब से निकालने पड़ेंगे। इंडिया के सॉल्यूशंस यहाँ के गरीब और बेरोजगार लोगों के हिसाब से निकालने पड़ेंगे। व्हाट आई मीन इज, सवाल ये नहीं है कि बैन करें या ना करें, ये सवाल ही अपने आप में गलत है। असली सवाल ये है कि हम इस ग्रास रूट इनोवेशन को, इस जमीनी जुगाड़ को अपने फॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में समझदारी से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस ये फिगर आउट करना है हमें। फिर से याद दिला दूं, अपने बिजनेस में उडू का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अभी इनकॉर्पोरेट करो। लिंक पर क्लिक करके, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके समझो कि हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से इंडिया में आम आदमी की जान कैसे जा रही है।